उर्मिला शिरीष हिंदी साहित्य कथा जगत की वरिष्ठ एवं सशक्त कथाकार। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी चमगादड़ मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुना तुमने, रश्मि का ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन में कैंसिल हो जाएगा। पता नहीं किस पर गाज गिरेगी, कोई ना कोई तो जाएगा ही। वहाँ सब अपना अपना सोर्स लेकर बैठे हैं। जिनका कोई सोर्स नहीं होता उन्हीं का ट्रांसफ़र होता है। उनके 7-8 ट्रांसफ़र होते हैं। कहने को तो सब ऊपर से कह रहे थे, लेकिन प्रत्येक सदस्य के मन में आशंका थी, साथ ही जिज्ञासा भी कि कौन जाएगा। सबकी रिश्तेदारियां, प्रभाव सूत्र तथा छानबीन गोपनीय ढंग से चलती रही। अपने अपने लोगों से मिलकर सभी आश्वस्त हो चुके थे। बाबू से लेकर बड़े अफसरों तक से कन्फर्म कर लिया था। फिर भी कहीं न कहीं आशंका का एक धुंधलका छाया हुआ था। चिंता की बारीक रेखा खींची थी। जब तक रश्मि रिलीव होकर पुनः ज्वाइन नहीं कर लेती, तब तक हरेक की आंखों में निश्चिंतता की नींद कहाँ। और जैसा कि सबको पूर्वानुमान था, वही हुआ। ट्रांसफ़र निरस्त होने का जो आदेश हुआ वो अप्रत्याशित तो नहीं, मगर धक्का पहुंचाने वाला अवश्य था। रश्मि ने अपनी पोस्ट सुरक्षित करवा ली है और अब कुसुम को उसकी जगह जाना था, क्योंकि ग्वालियर से जिनको आना था वो विभाग के बड़े अधिकारी की साली थीं। सबको दुख हो रहा था कि कुसुम को क्यों हटाया, खासकर तब जब उन दोनों की चर्चाएं हर एक की जुबान पर रहती थीं। खास दोस्त, मददगार, हर समय रश्मि साथ खड़ी होती। बीमारी हो या पैसे की कमी, बच्चों की समस्या हो या कहा तो यहाँ तक जाता था कि उसका मकान बनवाने में रश्मि का काफ़ी सहयोग था। लेकिन जहाँ नौकरी का सवाल आया, वहाँ सरकारी नौकरी में कोई अपना पराया नहीं होता। सबको अपने अपने दुख होते हैं। दुख नहीं, स्वार्थ, अपनी सुविधा। चर्चाएं लगातार चल रही थीं। ताज़ा विषय यही था उन सबके बीच। अब कुसुम क्या करेगी, बेचारी। सीधे को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। जाने वाले के प्रति अब संबंध बनाए रखने का क्या औचित्य। औचित्य तो रश्मि के साथ संबंध निर्वाह करने में था, जिसका दबदबा जग जाहिर था। क्या पता कल किसके काम आ जाए। मगर विश्वास की एक दीवार सबके दिलों में ढह चुकी थी कि जो अपनी दोस्त की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। चूँकि रश्मि को ज्वाइन करना था, इसलिए कुसुम को तत्काल रिलीव कर दिया गया। प्राचार्य ने हल्की सी सहानुभूति जताई, मगर वे सहानुभूति के शब्द हवा में उड़ते सूखे पत्तों के समान थे। कुसुम जब कार्य मुक्त होने का आदेश लेकर बाहर निकली तो उसे लगा कि वो अजनबी की तरह अपरिचित स्थान पर खड़ी है। सब उससे नजरें बचाकर चल रहे थे या बात करने से कतरा रहे थे। लोगों के मन में ये भाव भी था कि कहीं वो अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए न कह दे। जिस जगह पर वो पिछले 8 वर्षों से काम कर रही थी, वही कॉलेज उसका अपना नहीं रहा था। नितांत पराया और वीरान लग रहा था। हालांकि सब कुछ वैसा ही था। कैंटीन में बनती चाय, कढ़ाई में तलते समोसे और उनकी महक, पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाँ, उल्टे लटके चमगादड़, समूह में बैठी लड़कियाँ। विभाग वालों ने भी मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी नहीं थी। पढ़ने लिखने के अलावा तमाम कामों में उसकी ड्यूटी लगी होती थी, जिन्हें वो पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ करती थी। हालांकि इसके लिए उसे उपहास का पात्र भी बनना पड़ता था। व्यंग बाण झेलने पड़ते थे। कुलीग उसे किताबी कीड़ा और प्रिंसिपल की पूंछ कहा करती थीं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि वो यहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए आती है। नौकरी उसके जीवन की ज़रूरत है, अनिवार्यता है, ताकत है, सुरक्षा है, आर्थिक परेशानियों से उबरने का सबल साधन। प्राथमिकता के आधार पर वो उससे जुड़ी थी। इसीलिए दूसरों की तरह मुक्त होकर घंटों दूसरों के बीच बैठकर चर्चा में भाग नहीं ले पाती थी, क्योंकि ना तो उसके पास चंदेरी साड़ियों का ढेर था, न जेवरों की वैरायटी। हर नई पिक्चर देखने का हौसला भी उसमें नहीं था। 10-20 रुपए रोज़ कैंटीन में खर्च करना भी उसके लिए भारी पड़ता था। महीने का बजट उसके सामने रहता था। शायद इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे घर भागकर बच्चों के बीच रहना अच्छा लगता था। अब क्या करोगी, तुम भी खिसकाओ किसी को, यहाँ तो खिसकाओ धर्म चलता है, मुंहफट नीला ने कहा। जब तक खिसकाऊ पॉलिसी पर नहीं चलोगी, तब तक लोग तुम्हें गेंद की तरह उछालते रहेंगे।
भैया, ये राजधानी है, तुम क्या सोचती थी लोगों को ईमानदारी से पढ़ाना पसंद है? तुम्हारा कर्तव्यनिष्ठ होना ट्रांसफ़र को रोक देगा, या तुम्हारी सादगी पर लोग तरस खाएंगे? या रात दिन मरती खपती हो इसलिए लोग तुम्हारी कद्र करेंगे? नीला का कहा एक एक शब्द उसे अपना कहा प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस समय वो इन बातों को सुनना नहीं चाहती थी। इस समय तो चिंता थी उसे ट्रांसफ़र रुकवाने की, और ये रुकवाने का काम कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। पारिवारिक समस्याओं का रोना, जिन्हें प्रायः असत्य माना जाता है, सुनाकर वो दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। बच्चों को स्कूल से बीच सत्र में निकालना होगा, फीस साल भर की जमा कर दी थी, किताबें भी आ चुकी थीं, यूनिट टेस्ट हो चुके थे, लंबी छुट्टी लेकर बैठ नहीं सकती थी। पति का काम इतना अव्यवस्थित है कि वे वहाँ जा नहीं सकते। गवर्नमेंट क्वार्टर खाली करना पड़ेगा सो अलग। इतना बड़ा मकान 3,000 रुपये किराए से कम में क्या मिलेगा? घर के मकान का पोजीशन मिलने में भी 2 साल बाकी हैं। 2 शहरों में 2 गृहस्थियाँ जमाने से सारा पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा। सोच सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था। वहाँ से निकलते हुए उसकी निगाह रश्मि पर पड़ी। घुंघराले बाल गोरे रंग पर ज़्यादा ही चमक रहे थे। गहरे लाल रंग का सूट खूब दमक रहा था। लापरवाही से लहराता दुपट्टा जैसे उसकी विजय को दर्शा रहा था। अपनी चाल, हाव भाव तथा खिली मुस्कुराहट से वो बेहद निश्चिंत तथा खुश लग रही थी। अंदर से कितना विश्वास होगा इसके भीतर? ट्रांसफ़र न होने का विश्वास, पैसे का विश्वास, सुरक्षित भविष्य का विश्वास। सॉरी कुसुम, मुझे नहीं मालूम था कि किसको हटाया जा रहा है। अंदर से रुलाई का वेग फूटने को हुआ, मगर उसने स्वयं को जब्त कर लिया और भरसक ये जताने की नाकाम कोशिश की कि वो कतई परेशान नहीं है। सिर्फ इतना ही बोली, कोई बात नहीं। इन 3 शब्दों को बोलने में उसे अथाह वेदना महसूस हुई। हालांकि वो जानती है कि रश्मि ने उसके साथ विश्वासघात किया है, वो किसी और को हटवा भी नहीं सकती थी। वे सब अपना तबादला निरस्त करवा लेती। सबसे कमज़ोर पर ही अपनी ताकत का वार सबसे पहले किया जाता है। अब बाहर निकलते हुए उसके जहन में कई नाम एक साथ आ खड़े हुए। मंत्री जी, आयुक्त, सचिव, अतिरिक्त संचालक, विधायक या कोई और दलाल जो उसका काम करवा सके। उसने स्कूटर उठाया और अपरिचित से लगते महाविद्यालय को विदा करती निगाहों से देखा। चीज़ों को बदलते देर नहीं लगती। कोशिश करने में क्या नुकसान? सब लोग कोशिश करते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उसने मंत्री जी के बंगले में ही पेड़ के नीचे खड़े होकर आवेदन लिखा, जिसमें अपनी वास्तविक समस्याओं से उत्पन्न होने वाली तकलीफ़ों का जिक्र किया। मसलन वृद्ध सास हैं, छोटी सी बच्ची को ब्लड कैंसर है, मानवीय आधार पर तबादला निरस्त करने की प्रार्थना की। मंत्री जी के बंगले पर भारी भीड़ थी। जगह जगह लोग खड़े थे। बाहर से आए लोग अलग नज़र आ रहे थे, जो सुबह से आकर यहीं बैठे थे, बिना चाय नाश्ता के जमाहियाँ लेते हुए। कुछ लोग आकर चक्कर लगा गए थे। आराम से निकलेंगे, अभी तो मालिश करवा रहे हैं। स्नान करके पूजा पर बैठते हैं, फिर नाश्ता। 3-4 बार पर्ची लिखकर दे चुके थे लोग। उसने भी पर्ची दे दी। हल्की धूप लॉन में खिली थी। कतारबद्ध रखे गमलों में डेलिया के फूल खिले थे, मगर घास में उतनी नमी तथा हरितिमा नहीं थी। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5, 3 गाड़ियाँ आती, अधिकतर लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ। लोग उतरते अपने नेता के साथ और सीधे ही भीतर चले जाते। कोई बताता फलां मंत्री हैं, फलां विधायक हैं, क्षेत्र के लोगों को तरजीह देते हैं। काम करवाना हो तो अपने क्षेत्र के लोगों को साथ लाना चाहिए। आम लोगों का नंबर तो आता ही नहीं है। आम लोग तो हर जगह आम ही रहते हैं, चाहे मंत्री का बंगला हो या अस्पताल। अंततः उनका पीए आया और हिदायत देकर चला गया कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, मंत्री जी बाहर आकर ही मिलेंगे। एकदम संक्षेप में अपनी बात करिएगा। थके प्रतीक्षारत लोग क्षणों में ही कतारबद्ध हो गए, जैसे मशीन का स्विच दबा दिया हो। वो खिसकते खिसकते पीछे जाकर खड़ी हो गई। स्वयं पर झुंझलाई, शर्माई और अपमानित महसूस करती सी लोगों के बीच में ठस गई। यहाँ समय और लोगों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ भी किसी का नाम चाहिए, सिफारिश चाहिए। वो किसकी सिफारिश लेकर आए? मैडम सामने जाइए, वरना भेंट नहीं हो पाएगी, पीए ने उससे मुखातिब होकर कहा। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मंत्री जी बाहर निकले, बगल में पीए, अन्य लोग। ऊंचे पूरे भव्य व्यक्तित्व के मालिक, चश्मा लगाए,
आभिजाते लग रहे थे। धूप में उनका भरा हुआ चेहरा टमाटर की तरह दमक रहा था। लोग अपनी बात शुरू ही करते कि मंत्री जी आगे बढ़ जाते। शायद वो एकाध वाक्य से पूरी समस्या का काम का सूत्र पकड़ लेते होंगे। यकायक लोगों की कतारबद्ध लाइन गोलाई में सिमट गई और वो पीछे ढकेल दी गई। जाइए, आगे जाइए, आप भी धक्का देकर सामने निकल जाइए। लेकिन जब तक वो सामने पहुंचती मंत्री जी गाड़ी में बैठ चुके थे। एकाएक भीड़ तितर बितर हो गई। खाली हाथ बड़बड़ाते हुए लोग बादलों की तरह छटने लगे। दरबार एकदम खाली एवं सूना हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए या खड़ी रहे। अपमान तथा क्षोभ उसके चेहरे पर उतर आया। मैडम, आपका क्या काम था? कमरे से निकलकर एक युवक ने हमदर्दी से पूछा। बात करनी थी मंत्री जी से। 4 घंटे से खड़ी थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही चलता है मैडम। वैसे किस सिलसिले में मिलना था? युवक ने आवाज़ में कृत्रिम हमदर्दी का रस घोलते हुए कहा। ट्रांसफ़र के बारे में। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा। अच्छा। युवक बंदर किसी फुर्ती से उठकर उसके पास आ पहुंचा। एप्लीकेशन बना ली? लाइए। अब आप कल आ जाइए, हम आपकी भेंट करवा देंगे। वैसे तो तबादले निरस्त नहीं हो रहे हैं, ऊपर से काम होगा, फिर भी कोशिश करके देख लीजिए। युवक की बातों का प्रभाव उसके विषादग्रस्त मन पर सीधे पड़ा। युवक के लिए कितना आसान था मंत्री का सामीप्य, मंत्री की नीतियाँ और नाम यहाँ से वहाँ टाइप करवाकर हस्ताक्षर करवाना। लेकिन उसके लिए सब कुछ असंभव, दुर्गम, मंजिल पाने के लिए सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। घर पहुँची तो बीमारों की तरह पलंग पर जा गिरी। हताशा ने उसके मन को ही नहीं, शरीर को भी थका दिया था। जहाँ अपने विभाग के मंत्री से मिलना इतना मुश्किल हो, वहाँ कोई बात कैसे बताई जा सकती है? उनके पास मिलने और सुनने को वक्त कहाँ? वक्त की कीमत क्या होती होगी? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आने वाली परिस्थितियाँ उसे अंधकार की ओर धकिया रही थीं। नदी के बीच वो बिना नाव के खड़ी थी, डूबती हुई सी। इतनी देर कहाँ लगा दी? मंत्री जी के पास गई थी। अकेली? तो अकेली से क्या मतलब? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ? वो तैश में आकर बोली। जहाँ मन में आया मुंह उठाकर चलनी, पूछा तो होता। पति तमक कर बोला। तुम साथ चलते? नहीं ना, तो फिर? उसने उसी गुस्से में अपनी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष को फ़ोन किया। हो सकता है वहाँ से कुछ रास्ता मिले। बड़ा खराब लगा सुनकर। हमारा तो मेहनती और योग हैंड चला गया। कोई है नहीं क्या? कैंसिल करवा लीजिए। बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, अकेला नहीं छोड़ सकती। आप ही बताइए मैडम, क्या करूं? उसका गला भर आया। वे क्या बताएं? शासन के मामले में कोई कुछ नहीं बताता। वक्त आने पर सब अपने अपने सिफारिशी सूत्र भीतर छुपा लेते हैं। अपना पद तथा अपना स्थान अर्जुन के लक्ष्य के समान दिखने लगता है। उनको कुछ तो सोचना चाहिए था। सब कुछ जानती थी, आपकी तो मित्रता थी, पर आज के ज़माने में मित्र का धर्म का निर्वाह करते कहाँ हैं लोग? कौन सोचता है मैडम? आपका कहना सही है। कोई आया है, बाद में बात करते हैं। उसके डूबते स्वर को झेलना ना पड़े, इसलिए उधर से बात समाप्त करने का संकेत मिल गया। शाम तक कितने ही फ़ोन कर डाले, इस उम्मीद से कि कहीं कोई छोर या सूत्र तो हाथ लगे, कोई विश्वसनीय पात्र, लिंक। किसी ने 2-4 सुझाव दिए तो किसी ने हिंट किया कि पैसे दिए बिना काम नहीं चलेगा। यदि खर्च करने की गुंजाइश हो तो बताओ। 20-25 हज़ार उधर से बताया गया। 20-25 हज़ार? उसकी जीभ तालू से लग गई। इतना पैसा यूं ही नहीं दिया जा सकता है ही नहीं। पैसे तो दें कहाँ से? दूसरे दिन अज्ञात प्रेरणा से वो पुनः मंत्री जी से भेंट करने वाली भीड़ के बीच जा खड़ी हुई, प्रतीक्षा करती हुई। कल वाला नवयुवक उसके उदास चेहरे को देखकर प्रगाढ़ सहानुभूति जताने लगा। आपने क्या सोचा मैडम? किस बारे में? यही इस काम के बारे में। घर में? ओह, पति नौकरी नहीं करते, बिजनेस है। बच्चे पढ़ रहे होंगे। परेशानी तो होती है, पैसे का नुकसान भी। वो टुकड़ों टुकड़ों में वाक्य बोलता जा रहा था। वाक्य टुकड़ों में थे, मगर भाव पूरी तरह से पूर्ण था। पहले आप मिल लीजिए, फिर हमें बताइए। मजबूर हलाल होते बकरे को देखने वाली आंखें इस आदमी के पास थी। वो भीतर से खींचता था आदमी की बेबसी को। आज भी मंत्री जी से 2 घंटे बाद मुलाकात हो सकी थी।
थर थर काँपते पाँवों को घसीटते हुए सामने जा खड़ी हुई। कहिए। सर, ये मेरा ट्रांसफ़र। ज्वाइन तो करना पड़ेगा, पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद बात करिए। उन्होंने सामने बैठे अन्य लोगों के कागज़ों को देखते हुए उससे कहा। हाथ में थमी एप्लीकेशन टेबल और उसके बीच झूलती रह गई और वाक्य कंठ के नीचे उतरता चला गया। सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ यही एक वाक्य सुनने के लिए उसने 2 दिन 7 घंटे बर्बाद किए थे। सैकड़ों फ़ोन किए थे, उन्होंने एक शब्द तक नहीं सुना। सिर्फ अपना चलता हुआ वाक्य बोला। एप्लीकेशन तक नहीं देखी। उनके पास वक्त नहीं था। उसका खून जमने लगा, आंखें डबडबा आईं, सिर झुकाकर बाहर निकल आई। कोई नहीं सुनने वाला। अपने बिखरे बालों को बांधते हुए उसने अंदर बैठे उन लोगों को देखा जो आराम से चाय पी रहे थे। क्या वो युवक मदद करेगा? मिलूं? उसे स्वयं आना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने फ़ोन मिलाया, मगर उस समय वो था नहीं। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया। उसने उससे मिलने का समय मांगा। मिलना क्यों चाहता है? पति से बात करे या नहीं? मन ही मन डरती भी रही, लेकिन इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। 2-4 लोगों ने काम करवाने का वायदा भी किया, लेकिन पैसे के मामले पर उसका मन तथा लक्ष्य लटक कर रह गया। घर में उसको सब कुछ सूना सूना लग रहा था। रश्मि इस समय विभाग में बैठी किसी कुलीग का मजाक उड़ाते हुए ठाका लगा रही होगी। उसके सफ़ेद दूधिया दांत काले बालों तथा भरे हुए गालों के बीच चमक रहे होंगे। उसकी आंखों के सामने क्लासरूम का दृश्य घूम गया। क्लास समाप्त होने पर पेड़ के नीचे बैठना, आते जाते लोगों से हाय हेलो करना, वहीं लड़कियों से बातचीत, काम से और दिमाग से भी जीवन कितना निष्क्रिय तथा समय उबाऊ लग रहा था। ट्रांसफ़र का फोड़ा पकता जा रहा था। विधायक से मिलकर देखूं, क्या उनकी चलती होगी? एक बार मिलकर देखने में क्या हर्ज? उसने विधायक महोदय को फ़ोन लगाया। शाम को आ जाइए 6-7 बजे। उधर से आवाज़ आई। क्या काम है बताने से पहले उसने फ़ोन रख दिया। शाम को जाने के लिए पति का साथ चाहिए था। कुछ नहीं होने वाला। पति ने जाते जाते भविष्यवाणी कर दी। इस समय वो बहस नहीं करना चाहती थी। विधायक के बंगले पर भीड़ थी, मगर अपेक्षाकृत कम। चारों तरफ आदमी ही आदमी। कोई महिला दिख रही है क्या? पति ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। तो हम अपने काम से आए हैं। 1 घंटे बाद ही विधायक जी ने बुलवा लिया। कई लोग बैठे हुए थे, इसलिए वो बात करने में सहम रही थी। झुग्गी झोपड़ी के लोग, दुकानदार, नेता तथा अन्य युवा लोग जो हाथों में कागज़ लिए किसी न किसी काम से आए हुए थे। भीड़ में बार बार आगे होने के प्रयास में कई बार धक्के भी खाए। आखिर में किसी तरह सामने जा सकी। सर, मेरा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र? विधायक जी हल्के से मुस्कुराकर बोले। वहाँ जाने में क्या परेशानी है? फिर भी एप्लीकेशन दे जाइए, देखते हैं क्या हो सकता है। एप्लीकेशन जो उसके हाथों में आए पसीने से मटमैली हो गई थी को उसने करीने से तह बनाकर दे दी। सर, उठते हुए उसने जबड़े चौड़े करके लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके मुंह से निकला शब्द पुरुष स्वरों में खो गया। कुछ नहीं होगा, ऐसी हजारों एप्लीकेशन आती रहती हैं, पति ने उसे उकसाते हुए कहा, लेकिन इस समय वो जरा भी वाकयुद्ध नहीं करना चाहती थी। घर में बैठे बैठे उसके दिमाग में विचार आया, क्यों नहीं आयुक्त महोदय से मिल लिया जाए। पति जा चुके थे, इसलिए वो फ़ोन करके जा सकती थी। सुना है बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, दयालु हैं, लोगों की बातें सुनकर सहानुभूति भी जताते हैं। विभाग की उन्नति के लिए उनके विचारों तथा सुझावों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर माना जाता है। पास बनवाकर अकेले लिफ्ट में जाते हुए उसको भय लगा, क्या पता लिफ्ट फेल हो जाए या लाइट चली जाए। इसलिए पैदल ही वो विभाग में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पिंडलियाँ दुखने लगी थीं और पसीना बहने लगा था। इन दिनों उसका वज़न कुछ घट गया था, मगर थकान फिर भी जल्दी होने लगी। गहरी काजल की रेखा आसपास फैल चुकी थी। उसने रुमाल से चेहरा रगड़ा और उन कमरों में झांक झांक कर देखने लगी जहाँ कई टेबलों के पीछे अधिकारी या बाबू नाम के प्राणी अपने आसपास फाइलों को लादे बैठे थे। चपरासी को स्लिप थमाकर वो स्वयं को व्यवस्थित करने लगी। करीब आधे घंटे में बुलावा आ गया। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, छोटी बच्ची को कैंसर है, कृपया मानवीय आधार पर।
पहले आप ज्वाइन तो करिए, अभी तक गई क्यों नहीं? परेशानियां तो सबके साथ जुड़ी होती हैं, फिर नौकरी छोड़ दीजिए। शासन शेष शब्द बोलना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। सर, शेष वाक्य उसके गले में अटक गए। लगा रो ही न पड़े। पहले आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हो सकेगा तो कुछ सोचा जाएगा। आपको मालूम है कि ज्वाइन न करने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कार्यवाही? ज्वाइन एप्लीकेशन? उसका मन अंदर ही अंदर चीखने लगा। मंत्रियों, विधायकों और आईएएस की बीवियां, बेटियों के क्यों नहीं होते ट्रांसफ़र? उनके लिए हैं ये नियम। उनके विरुद्ध होती है कोई कार्यवाही? रश्मि का ट्रांसफ़र किस आधार पर कैंसिल किया गया? कोई है तर्क? उसके पति के संबंध है मंत्रियों से। वो छापता है उनकी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और उपलब्धियों की महागाथा। एक मेरी जैसी मजबूर सिफारिशहीन सरकारी नौकरी के लिए ही बनी हैं शर्तें, नियम और कार्रवाइयाँ। चेहरा उठाकर तक नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, क्या परेशानी है। एप्लीकेशन तक नहीं पढ़ते, जैसे आंखों में छाले पड़ गए हों। मेरा कोई नहीं है ना, इसलिए मैं हूँ आपके बनाए हुए नियमों का पालन करने वाली शासन की लावारिस सेविका। अंदर उठते तूफान को समेटे थामे वो सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। बगल से गुजरते लोगों को देखकर लगा जैसे वे सब उसके शरीर में उठते लहराते तूफान को देख रहे हैं। उसने साड़ी का पल्लू चारों तरफ लपेट लिया, चेहरे का पसीना पोंछा। तरह तरह से मन को समझाती, लेकिन जैसे ही घर के बारे में सोचती तो फड़फड़ा कर फिर जा पहुंचती तबादलों के ठेकेदारों के पास। पता नहीं कितने चक्कर लगाए, ना खाने का होश था ना सोने का। बच्चे स्कूल आ जा रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, उसे याद नहीं। संपर्क करने वालों ने भी अपनी अपनी तिथियां तथा काम करवाने की गारंटी तय कर दी थी। सारा तंत्र ही उसे मकड़जाल की तरह लग रहा था, जो इस मकड़जाल को तोड़ बाहर निकल जाता है। वो अपनी सत्ता, शक्ति तथा प्रभाव कायम रख जाता है। कैसे बताए वो कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं? वो 4 दिन की छुट्टी लेकर घर में नहीं बैठ सकती। पहली बार उसने इतनी लंबी छुट्टियां ली थीं, वो भी स्वयं को स्थापित करने के लिए। बस एक आखिरी आशा का केंद्र था मंत्री का पीए। वो काम करवाने का आश्वासन देता, निवाला डाल देता, फिर जानबूझकर 2 दिन फ़ोन पर गायब हो जाता। उसके बाद तबादला रूपी राक्षस को भयानक रूप में खड़ा कर देता, उसके नुकसानों की त्रासद कथाएं सुनाता। उसके बाद सहानुभूति तथा आत्मीयता का अभिनय करता हुआ स्वयं मिलने आ जाता। आपका काम हो जाएगा, मगर उसके बिना नहीं होगा। आप सोचिए, ये सब हमारे क्या लगते हैं? कोई नहीं ना। फिर वो आपका ही काम क्यों करें? समझ रही हैं ना? आपकी तरह 50 लोग घूमते रहते हैं, हर एक की समस्याएं हैं आपसे ज़्यादा गंभीर। हो तो जाएगा ना? वो उसके मुंह से आश्वासन चाहती थी। इंतज़ाम करना होगा, इतना पैसा, बच्चों वाला घर है, एक बच्ची को कैंसर है, इतने महीनों से घर में बैठी हूँ, आप समझ सकते हैं। वो दयनीय बनकर बोली। फिर तो बेहद ज़रूरी है। उसने बंदर जैसी आंखें चमकाई। 2 दिन का समय दीजिए, वो पस्त होते हुए बोली, समर्पण की मुद्रा में। हो जाए तो बता दीजिए, अन्यथा। उसने फिर तीर छोड़ा। वो ऐसी लापरवाही से बोल रहा था जैसे ये बातें उसके लिए कोई मायने ही ना रखती हों। वो तो आपको परेशान देखकर मैं आ गया, वरना मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जल्दी ही जल्दी इंतज़ाम करती हूँ, फिर तो काम हो जाएगा ना। वो उसकी तरफ से आश्वस्त हो जाना चाहती थी, गारंटी चाहती थी। मैं तो बैठा हूँ वहाँ, इससे बड़ी क्या गारंटी होगी? और आपको विश्वास ना हो तो जाने दीजिए। मैं जल्द फ़ोन करती हूँ। किसी से 4,000, किसी से 2, किसी से 7, इस तरह उसने 20,000 रुपये इकट्ठा करके उसे दिए। रुपए देते हुए घबराहट, शंका तथा चिंता के कारण उसका हृदय फटा जा रहा था, और वो लेते हुए पूर्ण आश्वस्त, प्रसन्न तथा लापरवाह दिख रहा था। रात भर वो सो न सकी। गलत आदमी को तो नहीं दे दिए? काम तो करवाएगा ही। न करवाने का क्या कारण? किसी को हटाए, किसी को लाए, मुझे क्या? मुझे तो अपनी जगह चाहिए। 3 दिन का बोल रहा था। वो बार बार फ़ोन का नंबर घुमाती, फिर देखती आज तो पहला दिन है। ये 2 दिन कैसे निकलेंगे? पल पल घुटन भरी प्रतीक्षा करते हुए। कहकर गया था, आदेश की प्रति स्वयं ला कर देगा। आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की निगाहों में ना आएँ तो अच्छा होगा। तीसरे दिन सुबह से ही तैयार होकर बैठ गई वो। आदेश मिलते ही कॉलेज जाना होगा। 10, 12, 1, 4 बज चुके थे।
फ़ोन पर फ़ोन लगाकर वो परेशान हो गई, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। बीच में जाकर एक दो चक्कर भी लगाए, मगर वो वहाँ नहीं था। अब क्या करूँ? सिर थाम कर बैठ गई वो। टप टप आंसू टपक रहे थे। हरेक की बातों में आ जाती हो, देख लिया नतीजा? पति ताना मार रहा था। सरकारी काम में टाइम लग जाता है, हो सकता है इसी संकोच के मारे ना मिल रहा हो। जरा घर चले जाओ, नौकरी क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ? मैं अब घर के चक्कर लगाऊं? पति ने फिर ताना मारा। पैसे दिए हैं, उसने पूरा भरोसा दिया था, वो तो दिलाएंगे ही। उसके लिए धंधा है ये सीजनल बिजनेस। तुम भी साथ में थे? वो क्रुद्ध होकर बोली। और नौकरी में अपने लिए कर रही हूँ, मुझे शौकिया जानने की आदत है। बैठे जाती हूँ घर में, मुझे क्या। तो अब क्या करोगी? कहाँ से उतारोगी वो कर्जा? मैंने शौक़ पूरे करने के लिए कर्जा नहीं लिया है। बराबर ताने मार रहे हो जैसे मेरी गलती हो। उसका गला रुंध गया। किसी एक बिंदु पर आकर इंसान कितना अकेला हो जाता है, कितना अजनबी। नौकरी मेरी, पैसा सबका, निर्णय दोनों का, दोषी मैं। पैसा आते वक्त कितना प्यारा लगता है, और जब परेशानी आई हो तो लगातार अपमान और असहयोग मिल रहा है। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करो, साथ रहो, तो पता चला उसी ने ऐन मौके पर आपका साथ छोड़ दिया। पति के व्यंग बाणों ने उसे भीतर तक आहत कर दिया था। काश वो धोखा न दे, अभी भी आ जाए। काम ना हो तो पैसे वापस कर दे। 20,000 की रकम कहाँ से लौटाएगी? उसके लिए तो 10 रुपये भी मायने रखते हैं। इतने दिनों का मान अपमान, विधायकों मंत्रियों दफ्तरों के चक्कर लगाती वो, और उन सब की निगाहों की लोलुपता दुत्कार रात्रि के एकांत अंधेरे में टपकते आंसुओं के साथ बहने लगा। हृदय में उठती गमक और सिर में चारों तरफ से कसता जाल। मन किया जोर जोर से चीखे, चिल्लाए उन सब पर और छोड़ दे नौकरी। सोच लेना, 20,000 रुपये गिर गए, चोरी हो गए, या 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। वो तरह तरह से मन को समझाती, मगर उस गोरे रंग के युवक की लपलपाती आंखों का वो कपट कहाँ जाएगा लेकर? कितने दिनों तक खाकर बैठेगा? मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है उसने। भगवान उसे माफ़ नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद उसने हथियार डाल दिए। मुझे जाना ही पड़ेगा। बच्चों को कौन संभालेगा? रह रहकर उसे एक ही बात परेशान करती। पता नहीं किस बात का बदला लिया है रश्मि ने। नौकरी छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। स्वप्न तक में नहीं सोच पाती वो। इतनी मेहनत करके प्राइवेट परीक्षाएं देकर पढ़ाई की थी उसने, बिना किसी साधन सिफारिश के। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। अब तक वो अपना मन रखने के लिए फ़ोन करती और दिन में 2 चक्कर तो लगाती ही। तबादला करने वाले दूसरे लोग समझ गए थे कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उन्हें क्या मालूम कि यहाँ पहले से ही किसी और ने अपना खेल खेल लिया है। यमदूत की तरह आया मंत्री जी का पीए अब उसकी पहुँच से दूर था। साथ ही डर भी बैठ गया था कि वो जानबूझकर ऐसी जगह न भिजवा दे जहाँ से आना जाना तक असंभव हो। शिकायत भी तो नहीं कर सकती। 1-2 किताबें उसके पास थीं, नो ड्यूज़ करवाना था। जब लौटाने गई तो उसे लगा सारा कॉलेज ही पराया तथा बेगाना हो गया है। गेट पर खड़ा चपरासी सिर्फ देखता रहा, नमस्ते तक नहीं की। रोज़ की तरह लोग कैंटीन में बैठे नजर आए। चाय समोसे के साथ गर्मा गर्म हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। लड़कियों का झुंड बातों में या खाने में मशगूल था। उसकी निगाह पेड़ों पर जा टिकी। सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। चमगादड़ों को भगाने के लिए धुआं किया जा रहा था। जितना अधिक धुआं किया जाता उतनी ही तेज़ी के साथ वे इधर उधर उड़कर टकराकर मजबूती के साथ लटक जाते या कुछ समय के लिए चले जाते। काला कत्थई रंग, कटाव लिए पंख। कई क्षणों देखती रही वो। उसकी नियति भी कुछ इसी तरह ही चल रही है, उल्टी। कोई नहीं देखना चाहता है क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। पूरे 2 सप्ताह निकल गए थे। कॉलेज से किसी ने फ़ोन नहीं किया। वो उतनी सामाजिक नहीं थी, न बातूनी, न निंदा पुराण में पारंगत कि कोई उसे याद करता या किसी को उसकी कमी खलती। रात रात भर वो सो न सकी थी। गहरा द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था। क्या मिला मर खपकर? समय पर कक्षा में पहुंचना, समय से हर काम करना। क्या मिला प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करके? लोग मजाक बनाते थे उसका। क्या मिला ईमानदारी से ड्यूटी निभाकर? और निभाओ ड्यूटी, बनो ईमानदार। क्या मिला नैतिक कर्तव्यों का परिपालन करके? कहाँ हैं वे लड़कियाँ जिनके लिए रात दिन एक करके नोट्स बनाती थी, तैयारी करवाती थी? देखा नहीं वही लड़कियाँ किनके पीछे भागती हैं, जो झूठी अटेंडेंस देती हैं, जो IMP देती हैं?
जो पेपर के बारे में आश्वस्त करती हैं, उनके लिए मैडम सबसे अच्छी प्रभावशाली मैडम मानी जाती हैं। स्मार्ट बन ठन कर आने वाली मैडमों को ये लड़कियां सिर पर बैठाती हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में उठने वाले किस्सों, कहानियों और चारित्रिक अधःपतन को वे व्यक्तिगत मामला मानकर सिर्फ उनकी साड़ियों और सूटों पर मोहित रहती थीं और उनके लिए तालियां पीटती थीं। नाक नक्शे तो उसके भी अच्छे हैं, लेकिन उनको उभारने वाले विशेष आकर्षण पैदा करने वाले साधन उसके पास कभी नहीं रहे। कभी भी वो संपन्न मैडम की छवि नहीं बना पाई। आज रविवार था और सोमवार को उसे हर हालत में ज्वाइन करना था। चारों तरफ से उम्मीद की डोर टूट चुकी थी। उसका अपना मन ही उम्मीद था, विश्वास की मंजिल। नौकरी में सब कुछ सोचकर चलना चाहिए। हर काम अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होता। पहले भी तो लोग सहज जाते थे, एक ही स्थान पर डेरा डालकर नहीं बैठ जाते थे। दूसरी नौकरियों में जाते हैं या नहीं? नई नई जगहें, नए नए लोग, दुनिया देखोगी, लोगों को जानोगी, तभी तो कुछ सीखोगी। उसे पिता के शब्द याद आए, एक और गृहस्थी जमानी होगी जो हमारे वश में नहीं है। निराशा का कोहरा छटने लगा था। उसे याद आया, वो पापा के साथ हमेशा नए स्थानों पर जाती थी, नई सहेलियां बनती थीं, नए परिवारों से मेलजोल बढ़ता था। कितने स्कूल बदले उसने, कैसे कैसे सरकारी क्वार्टर होते थे। पापा ने कभी जाकर ट्रांसफ़र निरस्त नहीं करवाया था, बल्कि किसी से बोलते तक न थे। ना कभी किसी से रोना रोया, जबकि बूढ़े माता पिता और अपंग भाई उनके साथ रहते थे। घर छोटा होता था, पर कभी मन में आया ही नहीं कि किसी को अलग कर दिया जाए या उनके नाम पर शासन से भीख मांगी जाए। और वो पता नहीं कितने लोगों के सामने गिड़गिड़ा चुकी है, आंसू बहा चुकी है, भीख मांग चुकी है। चक्कर लगाते और रुपए मांगते हुए भी उसे शर्म तक महसूस नहीं हुई। क्या हो गया था उसके मन को? किन आकर्षणों और प्रलोभनों में फंस गई थी? बच्चों की परीक्षाओं तक कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ससुर उसे सांत्वना दे रहे थे। सुबह उठी तो उसका मन हल्का था। इतने दिनों से छाया तनाव और निराशा से उसका मन उबरने लगा। तैयारी कर रही थी कि उसकी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष का फ़ोन आया। कुछ नहीं हुआ? अरे रे रे, होने को तो सब हो रहा है, सब तरह से हो रहा है। एक आदमी है जो तुम्हारा ट्रांसफ़र कैंसिल करवा सकता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, मंत्री जी का भी अभिन्न मित्र है, शायद कॉलेज के दिनों का सहपाठी है। इतने दिनों से सबकी बातें सुन रही हूँ, मैडम समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूँ और किस पर नहीं। ये खास है, पढ़ी लिखी महिलाओं से मित्रता का शौकीन है। हो सकता है पैसे ही ना लगें, थोड़ा बहुत खर्च करना भी पड़े तो क्या बुराई है। हालांकि हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। पर अब मुझे ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं करवाना है और ना किसी की मित्रता चाहिए। ये कोरी भावुकता का समय नहीं है। मूर्खी मानी जाओगी और आप मूर्ख ही बनाई गई हो। बोलो, ज्वाइन करने जाओगी तो कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, जमी जमाई घर गृहस्थी। अपने स्वार्थ के लिए ऐसी मित्रता कितनी ठीक होगी। ओहो, सब साथ में काम करते हैं या नहीं? अब वो ज़माना नहीं रहा लाजवंती बनकर रहने का कि पुरुष को देखा और सिमट गए पल्लू में। जान पहचान बनाने में क्या बुराई है? पहले अपना काम निकाल लो, प्रैक्टिकल हैं। देखती नहीं थी शर्मा जी को कन्हैया बनाकर रखती थी और कन्हैया भी सेवा करते थे। दुनियादारी के हिसाब से नहीं चलोगी तो पीछे रह जाओगी। यदि बार बार की इस झंझट से बचना है तो अपना एक आदमी फिट करके रखो। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, धन्यवाद मैडम, कहकर उसने फ़ोन पटक दिया और लंबी गहरी सांस ली। लगा अंदर का दबा लावा फूट पड़ेगा। तड़प उठी वो। इतना अपमानित उसने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया था जितना इस समय महसूस कर रही थी। फैला घर, बिखरा सामान, कहाँ से शुरू करे, कहाँ समेटे, क्या रखे, क्या निकाले। अनजान जगह पर रहने ठहरने का तनाव, पर आत्मसम्मान वाला रास्ता उसे साफ दिख रहा था। वहाँ नितांत अकेली थी, मगर पराजित नहीं। अभी जो कहानी आप सुन रहे थे उसे लिखा था उर्मिला शिरीष मैडम ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।